इस बजट से हर एक क्षेत्र को, हर एक वर्ग को खासे उम्मीदें हैं, जिन्हें अलग अलग शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें, कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पे इनकम टैक्स को लेकर के भी यहाँ पे लोगों के मन में जगी है। इसके लिए हर एक क्षेत्र से आज हमारे बीच हमारे न्यूज़ में करनाल यूनिट में हर क्षेत्र से जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस यूनिट में है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके लिए इन्होंने 10 लाख का और प्रोविजन रखा है कि 10 लाख तक उनको लोन और मिल जाए ताकि वो सुचारू रूप से अपना बिजनेस चला सके। इसी तरह इन्होंने जो है मुद्रा लोन भी वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया है। तो कुल मिला के ये बिजनेसमैन के लिए और आम आदमी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। उन पे कहीं ना कहीं बजट में सोचा है। यदि हम देखें कि आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई का है, तो एआई पे भी 500 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने ये सोचा है, 5000 करोड़। तो मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो वाकई में हम सबको एआई नजर आएगा। यदि हम रूटीन में आप देखें कि भाई पेट्रोल और डीजल की वजह से हर कोई कहीं ना कहीं आता है कि भाई 100 रुपए है ये, तो उसमें भी जो गाड़ियों का इन्होंने रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसके ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं बजट को अपना सस्ती कारें हो जाए ताकि हर किसी की अप्रोच में भी हो और प्रदूषण भी ना फैलाए। बाकी आप यदि हम देखें मोबाइल्स जो हर किसी की जेब में है और हर किसी की वर्किंग में है, और उसके बिना तो हम गूगल पे या इस जो चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इफेक्ट किया। जो हम वैसे हम देखें कि भाई हर जगह हम ऑनलाइन आइटम्स मंगा रहे हैं, तो जो वो लड़के जो आपको डिलीवरी बॉय, उनके ऊपर भी वर्किंग की गई है। उनके मतलब इस लेवल तक सोचा गया है कि वो डिलीवरी बॉय तक को भी इंश्योर्ड किया गया। जिसने एक समाज के माध्यम से बजट के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, बहुत बहुत आभार। मैं खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़ा हूँ बचपन से लेकर आज तक, और इस बजट के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ और कृषि प्रधान हमारा देश है, 65% आबादी इसके ऊपर निर्भर है, यानी कि उद्योग दुकान जो भी कोई है खेती के ऊपर आज भी हिंदुस्तान में निर्भर है। अगर किसान बाजार में नहीं आए, मजदूर नहीं आए, तो बाजार ये देखता है यार कुछ नहीं है, मंदा हो गया। किसकी वजह से? इस क्लास की वजह से। और इतनी बड़ी उसमें कि आज तक आजाद भारत में खेती का बजट पेश नहीं किया गया। डिफेंस का है, रेलवे का है, जब इतना बड़ा सेक्टर हो तो उसका अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए और उसके निर्माता भी इसी वर्ग से जुड़े लोग होने चाहिए। अब मैं छोटा करके ये कहूँगा कि KYC इन्होंने बढ़ाई है 3 से 5 लाख। मैं पूर्ण से कहना चाहता हूँ कि हमारी कर्ज लेने की कभी भी डिमांड नहीं रही, और इन हालात में हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। KCC की बात कर रहे हैं। हाँ जी, KCC आज भी हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के मकड़ जाल में, यानी कि कर्ज में फिर मेरे को उलझाया जा रहा है। मैं कहता हूँ सिद्ध तौर पे मुझे अपने मेहनत का दाम चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं ना सब्सिडी की भीख मांगना चाहता हूँ, ना मैं रियायत की भीख मांगना चाहता हूँ। मेरी मेहनत का मुझे पैसा दे दिया जाए। पास में क्या था कि अगर किसी के पास 2 हाउस है, रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें से एक के ऊपर बिना वजह टैक्स लगता था। उसकी रेंटल इनकम वैसे ही मान लेते थे, उसको ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन अब क्या चेंजेस की कि 2 हाउस प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्होंने एग्जाम्प्ट कर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पास में लगा था। बात हो रही थी कि अगले सप्ताह इनकम टैक्स का वो लाएंगे, तो इसको नहीं, डीटीसी जब आएगा, अभी तो ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे डिपेंड करेगा ना। अभी जो बजट आया हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए आया ना। हाँ, TDS की जो इन्होंने लिमिट बढ़ाई है वो सिर्फ रेंटल इनकम के लिए बढ़ाई है। अगर आप अपना हाउस रेंट पर देते हैं या कोई बिल्डिंग रेंट पर देते हैं तो TDS करता है, तो पहले 2,40,000 के ऊपर वो इंक्रीज करके 6 लाख हो गया। और TCS जो इन्होंने बढ़ाया 7 लाख टू 10 लाख, वो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी चीजों के ऊपर नहीं है। इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट बेनिफिट है ना, गवर्नमेंट जीएसटी तो आएगी, पावर बढ़ेगी। जो आपने एक बात बोली ना कि 12 लाख की छूट मिली है, ये बहुत अच्छी छूट है वैसे तो, ये कहूँगा। लेकिन इसमें ना एक डिसएडवांटेज आगे जाके आएगी। जो जब 7 लाख हुआ था तो लोगों ने क्या किया था, जो बिल्कुल गरीब था ना, उसने जो राशन ले रहा था, लेकिन उसने क्या किया, बैंक में गया, लोन चाहिए, और उसने कहा जी ITR भरते हो, तो उसने क्या किया, 6,99,000 की बनवाई, जबकि इनकम उसकी 1 लाख थी।
बाद में राशन काटा, बाद में अखबारों में भी आई है चीज, भैया आप करेक्ट करा लो। तो लोग अब क्या करेंगे, 12 लाख आ गई तो ये कहेंगे कि 11.5 लाख की भरूंगे क्योंकि मेरा लोन चाहिए मुझे, और जबकि इनकम उसकी 20,000 महीना भी ना उठाए। यहाँ पर तो बेनिफिट है, हाँ, अगर लोन benefit है। लोन लेगा तो वो कहीं ना पैसा आएगा, पैसा इन्वेस्ट ही करेगा, हाँ। बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं लेगा, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी अपडेशन होगी ना, अपलिफ्टमेंट होगी उसकी भी, उसमें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को उस हिसाब से सर, जो एक्चुअल है वही नहीं दिखा। सर ये कहा जाता है हमारे देश में 85 करोड़ लोग गरीब है, ठीक है नहीं, तो उन लोगों को बात तो नहीं। जो चीजें मेरी समझ में आई है उसमें मुझे लगता है कि बहुत बेहतर बजट है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है उसमें ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज से हूँ, तो उसमें हमारे को कुछ बेनिफिट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके अनुसार नहीं मिलते। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ जो है सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई इस तरीके की कोई पॉलिसी या कोई नियम बना दे, तो जो राजकीय सहायता प्राप्त जो स्कूलों को तो मर्ज कर ही लिया था, जो कॉलेज की बात मैं करूंगा कि सरकार के लिए ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ओपीएस बहाल कर दे, अगर चलो नहीं कर सकती, ओपीएस बहाल नहीं कर सकती, तो जो एनपीएस में जो अपना जो शेयर है गवर्नमेंट इतना बढ़ा दे कि एक रिटायरमेंट के बाद हमारा एक बेहतर पेंशन हो जाए, ये जीवन यापन एक बहुत बढ़िया हो जाए। हम लोगों की देखते हैं कि वो पेंशन जो है ना 10 से 15 हजार रुपए जो है ना मिलती है, कि हमारा एक स्तर जो है अच्छा स्तर रहे। इसमें एक सेकंड जोड़ना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएस में भी जिन स्टेट ने ओपीएस लागू की है, सेंटर ने वहां से बंद कर दी। अगर सेंटर चाहे तो अपना शेयर जो है वहां दे सकती है और ओपीएस जो है उसको लागू करवा सकती है। बुजुर्गों की टैक्स सीमा, अब बात आई है इनकम टैक्स वाली। आप सिर्फ 12 लाख देख रहे हो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि उसके बाद सीधा 15% टैक्स है। 5% और 10% की जो स्लैब है वो खत्म ही कर दी, 15 से 20 फिर 25 आगे जाके। ये जो बिल्कुल मतलब लोअर क्लास को तो फायदा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मध्यम और लोअर मध्यम है, जो लोअर मीडियम है, उनको क्या फायदा होगा सर इसमें? उनको फायदा नजर नहीं आएगा। दूसरा, अगले हफ्ते ये बिल लेके आ रहे हैं, सरकार बिल लेके आएगी इनकम टैक्स बिल, हो सकता है कि उसमें ये कुछ घुमा के फिर कुछ कुंडी पा दे इसमें। अब तो दे दिया, 5 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, 6-7 को बिल आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि कुछ और चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इन सारी चीजों को देखिए, जैसा कि अभी लोगों ने भी बताया कि बिहार को बहुत ज्यादा तवज्जो इसके अंदर दी गई है। अब सिर्फ तो कई चीजें इसमें कमियां भी हैं, किसान का कोई ज्यादा जिक्र नहीं है बेसिकली, क्योंकि देखो कर्मचारी ये चाहता है कि मुझे मिले, किसान ये चाहता है मुझे मिले, व्यापारी ये चाहता है मुझे मिले, हम ये चाहते हैं कि सबको मिले। की ही बात करूंगा। सबसे पहले मुझे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट के लिए बहुत खुशी हो रही है, बजट अनाउंस होते ही 1 घंटे के अंदर 9% वृद्धि आई है एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। और बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से जो ये बजट है बहुत शानदार है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे मखाना बोर्ड का जिक्र किया गया, बिहार में जो मखाना बोर्ड आ रहा है मैं बहुत खुश हूं। बिहार एक कर्मठ राज्य है, जहां के लोग पूरे प्रांत, हर एक प्रांत में जाके काम करते हैं। वहां पे 90% जो मखाना प्रोडक्शन जो बिहार में होता था ऑल ओवर वर्ल्ड का, अगर वहां पे बोर्ड बनता है तो उम्मीद है कि मुझे वहां पे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी बिहार के लोगों के लिए। इसके लिए मैं खुशी जाहिर करता हूँ। इस मखाना बोर्ड से हरियाणा को क्या फायदा हो? दूसरी बात, उस पे भी आते हैं सर। उसके बाद जो मैं फूलों के गोडाउन वृद्धि की बात हो रही है, साउथ इंडिया के लिए है वो। साउथ इंडिया में जो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, अपने केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, ये अच्छा उत्पाद करते हैं, वहां के लिए फायदेमंद है। बेसिक किसान की जरूरतों में इसमें कोई वृद्धि नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक पे बात हुई है, यूरिया प्रोडक्शन के लिए कारखाना खोला जाएगा, जो कि बहुत भारी समस्या है। इसका आने वाले समय में पता चलेगा कारखाना कब बनेगा, कब किसानों की जो है पूर्ति होगी यूरिया की। इसके अलावा एमएसपी जो मेन मुद्दे थे किसानों के, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। तो बेसिकली किसान की बेसिक जरूरतों पे कोई कुछ नहीं है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। पर्यावरण के हेतु में देखा जाए तो जहां 2070 तक नेट जीरो की बात हो रही थी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वर्ल्ड में इंडिया पहले नंबर पे आता है, जो कि पर्यावरण में सहयोग दे सकता है। उसके लिए कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बड़ेबाजी से किसानों को देश को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं भी बजट में किसान की आय बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। किसान को कर्जबंद बनाने का जिक्र तो है,
कि केसीसी की लिमिट हमने 3 से 5 लाख कर दी, पर पूरे बजट में कहीं भी किसान की आय बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं। ढोल पीटने के लिए मखाना बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड, सवाल है कितने किसान मखाना खेती करते हैं? 15 करोड़ किसानों में से 5 लाख किसान, देश के 15 करोड़ किसानों में से 5 लाख किसान मखाना खेती करते हैं। पूरे देश में या बिहार? पूरे देश में। पूरे देश में, बिहार में? पूरे देश में। तो सवाल ये किसको फायदा हुआ है? किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो सवाल क्या है, सरकार किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करे पहले। उसके लिए जरूरी क्या है, एमएसपी को कानून बनाए जिससे किसान की आमदनी बढ़े, जिससे देश की खुशहाली बढ़े। कर्ज भी बनाने से क्या होगा, किसान कर्ज लेगा, आत्महत्या करेगा, वो पहले से कर रहा है। तो सरकार किसान को मारना क्यों चाहती है? सरकार किसान को जिंदा रखे और देश की खुशहाली को आगे बढ़ाए। पॉल्यूशन में बड़ा फर्क आएगा, परंतु कुछ चीजें जो है, एक तो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो इन्हें देना चाहिए, सिर्फ 1 लाख अधूरे घर को बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है, परंतु इसके अंदर ज्यादा काम करना चाहिए था। विशेष रूप से रियल स्टेट के अंदर रिलैक्सेशन जो है बहुत कम है। और मेरा मानना यह है कि जो पुराना मकान बेचता है और उसकी जो इनकम है, भले ही वो मकान में है किसी में, वो आगे एडजस्ट पूरी होनी चाहिए। जो कि पहले मिलती है, अब सिर्फ 12.5% सीधी कर दी है, जो कि गलत है। वो पुराने जिनके मकान है उनको रिलैक्सेशन पुराने की तरह मिलनी चाहिए। और तीसरा, बीइंग एजुकेशनिस्ट, में एक बात कहूँगा, एक सेक्टर जो कि कोचिंग सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर की टोटल संख्या और वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या जो मेन स्ट्रीम में है हायर एजुकेशन की, लगभग बराबर पड़ती है, और हम इस सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। जो कोचिंग सेंटर है इसको, और कौशल योजना जो है उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। नमस्कार। अब तक जो हमारी चर्चा रही है बेसिकली इनकम टैक्स के ऊपर ही रही है। सब खुश है कि आजादी से आज तक जितने बजट आए हैं सबसे ज्यादा बूम इस बजट में इनकम टैक्स में स्लैब में रिलैक्सेशन दी गई है। इस रिलैक्सेशन से ना सिर्फ मध्यम वर्ग को बल्कि हायर स्लैब को बेनिफिट होगा। कैसे होगा, तो इसमें स्लैब चेंज की गई है। पहले हमारा 15 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स लगता था, इस बार 24 लाख से ऊपर इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। जो स्लैब रहेंगे उससे सबको बेनिफिट होगा। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जो पहले अपडेटेड आईटीआर हम 3 साल तक भर सकते थे, इसमें प्रोविजन दिया गया कि अब 4 साल तक वो अपडेटेड आईटीआर भर पाएंगे। इसके अलावा हम इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई का प्रोविजन रखा गया। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बजट अब तक का बेहतरीन बजट है और निर्मला सीतारमण जी बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हुए थे, सबने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। सबने बताया है कि किस क्षेत्र में किस चीज पर खास ध्यान दिया गया है और किस क्षेत्र को इग्नोर किया गया है। जहां तक हम बात करें किसान क्षेत्र का पक्ष रखने वालों ने भी यहाँ पर ये बात कही है कि किसान क्षेत्र पर खासिया फोकस नहीं किया गया है। हालांकि मखाना बोर्ड बनाने की बात इसमें बजट में की गई है। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाने की बात की है, आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी जो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी वो था इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स अब पहले 7 लाख तक की वहां पर टैक्स लगाने की बात की गई थी, जिस पर अब उम्मीद की जा रही थी कि वो 7 लाख से अब 10 लाख पर वो टैक्स लगा दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में उस 10 लाख को भी नहीं बल्कि अब जो इनकम टैक्स है उसको 12 लाख तक का कर दिया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।